हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर कोई सामान्य श्रेणी यानी कि कोई स्वर्ण जाति का व्यक्ति और ख़ास तौर पर अगर वो सेलिब्रिटी हो, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की जाति को लेकर अपने कोई ऑब्जेक्शनेबल टिप्पणी करे, भले ही वो ऑब्जेक्शनेबल टिप्पणी अपने ऊपर करे, तो क्या ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 की सेक्शन 31U का मामला बनता है या नहीं बनता है? दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है इस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक एक्ट्रेस हैं मुनमुन दत्ता। उन्होंने मई 2021 में कोई ऑब्जेक्शनेबल जो है पोस्ट वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, जिसमें उन्होंने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की एक सब कास्ट का नाम लेकर अपने ऊपर एक टिप्पणी की थी और वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई। उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हुए, कई सारी उस पर FIR हुई और एक FIR हरियाणा के हिसार में जो है लॉन्च की गई। ये सिटी पुलिस स्टेशन हांसी में लॉन्च की गई। FIR का नंबर है 291 ऑफ 2021 यानी कि मई 2021 में। तो ये FIR एक कंप्लेंट के बाद लॉन्च की गई। हांसी के एक व्यक्ति ने जो स्वयं जो है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मुनमुन दत्ता के खिलाफ ये कंप्लेंट दी थी कि उनकी इस वीडियो में जो उपजाति का नाम लिया गया है शेड्यूल कास्ट की, वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है और इंटेंशनल है, जिससे जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है वो काफ़ी हर्ट हुई है और उनको काफ़ी ह्यूमिलेट किया गया है, क्योंकि वो वीडियो मिलियंस ऑफ पीपल ने जो है ऑल अक्रॉस द कंट्री देखा है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी की वीडियो जो है बहुत ही वायरल होती है और ख़ास तौर पे ऐसी कंट्रोवर्शियल वीडियोस बहुत ही वायरल होती हैं। तो दोस्तों, FIR के बाद मुनमुन दत्ता जो इस केस में अक्यूज़ड है, उन्होंने अपना 41A के नोटिस के बाद उन्होंने अपना रिप्लाई भेजा और फिर एंटीसिपेटरी बेल के लिए माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई अंडर सेक्शन 438 ऑफ CRPC। लेकिन माननीय हाई कोर्ट के कहने पे वो जो एप्लीकेशन थी बेल की वो विड्रा करनी पड़ी, क्योंकि जुरिस्डिक्शन के हिसाब से जो है हायरार्की के हिसाब से पहले सेशन कोर्ट हिसार में ये एप्लीकेशन लगानी होती है। तो वहाँ से उसके बाद हिसार में ये बेल एप्लीकेशन लगाई गई और वहाँ पर जो कंप्लेनेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका कहना था कि मुनमुन दत्ता ने जानबूझकर जो है एक सब कास्ट का नाम लिया, जिससे पूरी जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है वो हर्ट हुई है, उनके सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट हुए हैं और उनकी बहुत ही ह्यूमिलेशन हुई है, जो कि एक क्राइम है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट की सेक्शन 31U के बारे में। तो दोस्तों, वहाँ से जो है वो बेल एप्लीकेशन हिसार से रिजेक्ट हुई और उसके बाद जो इसमें अक्यूज्ड है मुनमुन दत्ता, उन्होंने माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई और साथ में जो है CRPC की सेक्शन 482 की एप्लीकेशन भी लगाई, यानी कि क्वाशिंग ऑफ FIR। तो दोस्तों, माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो है ये बेल एप्लीकेशन पे जब हेयरिंग हुई इसमें तो उसमें अवनीश झिंगन, जस्टिस अवनीश झिंगन की अदालत में जो है ये पेश की गई और इसमें जो है जो दोनों पक्ष थे, इसमें एक तो कंप्लेनेंट पक्ष और एक अक्यूज पक्ष, दोनों ने जो है अपनी अपनी दलीलें दी।
कंप्लेनेंट पक्ष ने कहा कि ये जानबूझकर वीडियो डाली गई है और जो है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को ह्यूमिलिएट करने के मकसद से, जबकि जो अक्यूज पक्ष था उसका कहना था कि क्योंकि जो है मुनमुन दत्ता बंगाली हैं, उनको जो है हिंदी का ज़्यादा ज्ञान नहीं है और उनको ये नहीं पता कि इस पर्टिकुलर शब्द जो उन्होंने अपने लिए बोला था शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के नाम पे, उनको उसका पूरा अर्थ नहीं पता है। और उन्होंने बाद में जो है जब उनको पता चला कि इस शब्द का ये अर्थ होता है और इससे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी काफ़ी हर्ट हुई है, तो उन्होंने एक पब्लिक अपोलॉजी भी जो है उसमें टेंडर की थी। तो इसलिए इनको जो है एंटीसिपेटरी बेल का लाभ मिलना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं सेक्शन 3(1)(u ऑफ SC/ST एक्ट, तो इसमें क्या है जो प्रावधान है, जो इसमें इसकी डेफिनेशन है, इसमें लिखा है पनिशमेंट्स फॉर ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज़, यानी कि जो दलित समाज है उन पर अत्याचारों के लिए क्या पनिशमेंट है। तो इसमें नंबर 1 है हूएवर नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट और ए शेड्यूल ट्राइब, वो व्यक्ति जो स्वयं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का मेंबर नहीं है, यानी कि इस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता है, बाय वर्ड्स आइदर रिटन और स्पोकन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज प्रमोट्स और अटेम्प्ट्स टू प्रमोट फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी, हैट्रेड और इलविल अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का मेंबर नहीं है, अगर वो व्यक्ति इन कम्युनिटीज़ के बारे में, यानी कि जो दलित समाज है उनके बारे में कोई लिखित वर्ड्स या स्पोकन वर्ड्स या कोई साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करे, अगर उसके बेस पे जो है इलविल यानी कि जो दुर्भावना है या दुश्मनी है या घृणा है फैलाने की कोशिश करता है, तो उस पर जो है सेक्शन 3(1)(u का चार्ज लगता है। और ये जो है प्राइमा फेसी अगर कोई ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है तो प्राइमा फेसी उस पर जो है ये चार्ज लगता है। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि ये बेल एप्लीकेशन माननीय हाई कोर्ट ने डिसाइड की है और इसमें मुनमुन दत्ता को उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल का लाभ दिया है जस्टिस ने, और उन्होंने कुछ टिप्पणियां की है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई सारे केस भी उन्होंने जो है इसमें कोट किए हैं। एक केस है डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 2018 का केस है। और एक केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, ये 2019 का केस है। और इसके अलावा दोस्तों पृथ्वी राज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का केस है। और इसके अलावा इसके अलावा और भी कई सारे केसेस जो है इसमें रेफ़र किए गए हैं ये डिसाइड करने के लिए कि सेक्शन 3(1)(u) का मामला बनता है या नहीं बनता है। तो दोस्तों इसमें जो है जो पक्ष है वो मुनमुन दत्ता की तरफ गया है और उनको जो है एंटीसिपेटरी बेल का लाभ दिया गया है। इसमें मुख्य बात यह है, माननीय जो हाई कोर्ट ने कहा है कि इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट एट दिस स्टेज फॉर दिस कोर्ट टू होल्ड ए मिनी ट्रायल टू कंक्लूड एज टू वेदर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 ऑफ द SC/ST एक्ट इज मेड आउट और नोट। मान लो मतलब जो है कि एंटीसिपेटरी बेल के स्टेज पे माननीय कोर्ट एक मिनी ट्रायल नहीं चलाना चाहता कि क्या ये SC/ST मामला बनता है या नहीं बनता है। इसलिए जो है माननीय कोर्ट ने आगे कहा है कि इट वुड बी ए डिबेटेबल इशू दैट बाय यूज ऑफ ऑब्जेक्शनेबल टर्म डिस्क्राइबिंग हर सेल्फ, यानी कि कोई ऑब्जेक्शनेबल टर्म अगर हम अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है वो इट सेल्फ बी एनफ टू फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन 3(1)(u ऑफ द एक्ट, कि जब हम कोई टर्म ऑब्जेक्शनेबल टर्म SC/ST के लिए इस्तेमाल होती है जो वो जब हम अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो वो तब क्या
ये जो है SC/ST एक्ट के तहत क्राइम बनता है या नहीं बनता है, ये एक डिबेटेबल इशू है। इस पर जो है बहुत सारी बहस की ज़रूरत है। और माननीय कोर्ट ने आगे कहा कि दिस कोर्ट एक्सरसाइजेज सेल्फ रेस्ट्रेंस फ्रॉम सेइंग दैट प्राइमा फेसी द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और आर नॉट एप्लीकेबल। मतलब माननीय कोर्ट ने कहा है कि हम सेल्फ रेस्ट्रेन इस्तेमाल करते हुए अभी इस स्टेज पे ये कमेंट नहीं कर रहे हैं कि ये उसके एम्बिट में आती है, ये स्टेटमेंट या उसके एम्बिट में नहीं आती है, SC/ST एक्ट के एप्लीकेबल है या नहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल जो है दोनों प्रभावित होंगे। अगर माननीय हाई कोर्ट ने ऐसी कोई टिप्पणी की कि ये प्राइमा फेसी कोई केस नहीं बनता है या प्राइमा फेसी केस बनता है, तो इससे इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल दोनों प्रभावित होते हैं। इसलिए इट वुड नॉट बी ए स्टेज टू डायलाइट एज टू वेदर ए लूजली टर्म वुड बी एनफ टू ब्रिंग द इशू विद इन द टीथ ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। इसलिए जो है इस स्टेज पे ये नहीं कहा जा सकता या ये नहीं कह सकते कि एक लूजली यूज्ड, मतलब एक जो है कैजुअल वे में कोई टर्म यूज़ करी हो, वो क्या इस जो एक्ट के एम्बिट में आएगी या नहीं आएगी, ये इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल का मामला है। इसलिए हैविंग कॉन्स्पेक्ट्स ऑफ द फैक्ट द petitioner is granted interim bail subject to her joining the investigation within 1 week। इसलिए इन्वेस्टिगेशन का मामला है और जो है उन्होंने जो एप्लीकेंट है मुनमुन दत्ता, उनको एंटीसिपेटरी का लाभ देते हुए 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के आदेश दिए।